चलो स्क्रीन शेयर हो जाए तो बताइएगा। वेट स्कैन की बुक की सीरीज थी हमारी। इसमें हमने जो लास्ट क्वेश्चंस किए थे देखते हैं। मिल्क फीवर इन बिच की आता 1010 तक। यहाँ तक क्वेश्चंस किए थे। ठीक है। तो आगे फॉरवर्ड चलते हैं। क्वेश्चंस क्या है उनको देखते हैं। शेयर हो गई है स्क्रीन। ओके ओके। ये क्वेश्चन आपने थोड़ा सा देखना है। 16 पे। हाइपोफास्फेटेमिया इज आल्सो नोन एज का। हाइपोफास्फेटेमिया का क्या मतलब होता है? जब फास्फोरस की कमी होती है। ठीक है, तो उससे हमने एक डिजीज पढ़ी थी। पोस्ट पार्चुरेंट हेमोग्लोबिन यूरिया। ठीक है। पोस्ट पार्चुरेंट हेमोग्लोबिन यूरिया किससे होती है? फास्फोरस की कमी की वजह से होती है। जिसको हाइपोफास्फेटेमिया भी कहा जाता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। और इसके अभी नाम यहाँ पे दिए हुए हैं ऑप्शंस में, वो जरूर देखने हैं आपने। क्या क्या है पोस्ट पार्चुरेंट हेमोग्लोबिन यूरिया? ये तो हमने पढ़ा है, लहू मुतना। रेड वाटर भी कहा जाता है इसको। लहू मुतना ये इंडियन हिंदी लैंग्वेज में वर्ड है। मतलब इसका यह होता है कि यूरिन वगैरह रेड आता है इसमें। ठीक है। रेड क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है क्या होता है, हेमोग्लोबिन टूट जाता है, हेमोग्लोबिन यूरिया होती है इसमें। तो ये अगर नाम आ जाए तो आपको पता हो ये किसके नाम होते हैं, पोस्ट पार्चुरेंट हेमोग्लोबिन यूरिया, या जिसको हाइपो फास्फोटेमिया भी कहा जाता है। ये आपने जरूर याद रखना है। उसके बाद क्या क्वेश्चंस हैं उनको देखते हैं। अच्छा, ये आपने याद रखना है। 29 में क्वेश्चन क्या है कि अक्यूमुलेशन ऑफ विच सब्सटेंस इन मसल लीड टू एजोचूरिया। एजोचूरिया डिजीज किस में होती है? हार्सिस में होती है, ये हमने पढ़ा हुआ था। तो हार्सिस में एजोचूरिया किससे होती है? मायोग्लोबिन जब मसल्स में हो जाता है। ठीक है। मायोग्लोबिन जब मसल्स में अक्यूमुलेट हो जाता है तो उससे मंडे मॉर्निंग डिजीज भी इसको कहा जाता है, या एजोचूरिया कहा जाता है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी हमने पढ़े हुए हैं। ठीक है? तो ये आपने याद रखना है। ये भी आपने जहन में बिठाना है, ये भी हमने मेडिसिन में पढ़ा हुआ था थ्योरी में। हार्स अटेम्प्टिंग टू लिफ्ट जो हाइंड क्वार्टर इंडिकेट्स विच डिजीज। ये भी एग्जैक्ट वर्ड मैंने वहां पे बताए थे आपको कि ये जब भी हो जाए तो ये किससे कहा जाता है? एजोचूरिया को कहा जाता है, मंडे मॉर्निंग डिजीज को कहा जाता है। ठीक। मसल्स बिल्कुल टूट जाती हैं तो वो हाइंड क्वार्टर को लेफ्ट करता रहता है बार बार। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। उसके बाद 36 पे क्वेश्चन क्या है? हाई ग्रीन ग्रास फीडिंग लीड टू विच डिजीज। ठीक है। कि हाँ, जब ग्रीन ग्रास ज्यादा फीड खिलाई जाएगी तो वो किस डिजीज को लीड करती है? तो ये आपने याद रखने हैं। ऑप्शन क्या है? हाइपोमेग्नीसीमिया, या ग्रास टेटनी, एजोचूरिया, क्रोनिक जो है ना पॉइजनिंग, ऑल ऑफ दीज। तो आपने जहन में बिठाना है, जब ग्रीन ग्रास फीड ज्यादा खिलाई जाएगी तो उसको हाइपोमेग्नीसीमिया, मैग्नीशियम की कमी की वजह से होती है, या इसको ग्रास टेटनी भी कहा जाता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। ग्रास टेटनी लश ग्रीन पास्चर्स जो होते हैं उससे ज्यादा होती है, क्योंकि उसमें क्या होता है, मैग्नीशियम कम होता है, लो मैग्नीशियम लेवल। यहाँ इसका पूछा जाए मिनरल तो लो मैग्नीशियम की वजह से होती है। हाइपो का मतलब कम होता है, और उसमें हाई पोटाशियम होता है। कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं, लो मैग्नीशियम और हाई पोटाशियम। पोटाशियम की सिंबल कौन सी होती है? के होती है। ये आपने याद रहे। शायद नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही है। इसको ग्रास टेटनी, ग्रास स्टेगर, या लेक्टेशन टेटनी भी कहा जाता है, ग्रास टेटनी को या हाइपोमेग्नीसिमिया को। किसकी कमी की वजह से होती है? डिफिशियंसी पूछी जाए तो मैग्नीशियम की वजह से होती है डिफिशियंसी। उसके बाद 37 पे ये मैंने क्वेश्चन बता दिया। ग्रास डिजीज या ग्रास टेटनी जो है एक्सेस ऑफ विच मिनरल। एक्सेस कौन सा होता है? डिफिशियंट पूछा जाए तो मैग्नीशियम होगा। अगर एक्सेस पूछा जाए तो पोटाशियम होगा, या जिसकी सिंबल होती है के। ठीक है, के किसको कहा जाता है? पोटाशियम को कहा जाता है, केमिकल सिंबल है इसकी। या पोटाशियम आपको पता हो।
ठीक है, ये ग्रास टेटनी हाई एक्सेस कौन सा मिनरल होता है, पोटाशियम, और डिफिशिएंट कौन सा होता है, मैग्नीशियम होता है। ये आपने याद रखना है। ठीक है, ये जरूर एमसीक्यूज में छोटे छोटे एमसीक्यूज हैं। वीट 38 पे क्या है, वीट पास्चर पॉइजनिंग इज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विच डिजीज। ये भी ग्रास टेटनी को ही कहा जाता है, वीट पास्चर पॉइजनिंग। तो ये किससे होती है, किसकी डिफिशियंसी से होती है, मैग्नीशियम की कमी की वजह से होती है। ठीक है, यंग वीट पास्चर जो होते हैं, जिनको ग्रीन फोरेज भी कहा जाता है, तो उसमें हाई पोटाशियम नाइट्रोजन होती है और मैग्नीशियम की एब्जॉर्प्शन कम होती है। इसके रिजल्ट में ग्रास टेटनी होती है या हाइपोमैग्नीसीमिया होता है। ये आपने जहन में बिठाना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। ये इतने इंपॉर्टेंट जो छुड़वा रहा हूँ एमसीक्यूज, इतने नहीं इंपॉर्टेंट। सही है, परेशान नहीं होना है आपने। ये वो बहुत ही डिटेल्ड है क्वेश्चन, ये इतने इंपॉर्टेंट पेपर के हवाले से नहीं है। अगर आप पढ़ना चाहें तो मैंने बुक तो भेजी हुई है ग्रुप में, आप देख सकते हैं। पेपर के हवाले से ये इतने वो नहीं। अच्छा, ये देखते हैं 89 पे क्वेश्चन क्या है कि काज ऑफ डेथ इन ट्रामाटिक पेरिकार्डाइटिस इज, कौन सा होता है ट्रामाटिक पेरिकार्डाइटिस। इसको हार्डवेयर डिजीज भी कहा जाता है। इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। हार्डवेयर डिजीज ये कैसे होती है, जब कोई एनिमल जो है मेटालिक ऑब्जेक्ट खा जाता है, जैसे नेल हो गया, वायर हो गई, कोई शार्प मेटालिक ऑब्जेक्ट हो गया, तो वो जैसे रेटिकुलम में जाता है तो वहां से डायफ्राम, डायफ्राम से हार्ट का जो पेरिकार्डियम लेयर होती है बाहर वाली, वहां पे पेनिट्रेट करता है। तो उससे क्या होती है, ट्रामाटिक पेरिकार्डाइटिस होती है, ट्रामा वगैरह बन जाते हैं या इन्फ्लामेशन हो जाती है पेरिकार्डियम लेयर में। इस डिजीज को कहा जाता है ट्रामाटिक पेरिकार्डाइटिस। ये नाम आपने याद रखना है, हार्डवेयर डिजीज है। सही हो गया। तो इसे जब एनिमल की डेथ होगी तो वो किससे होगी, एस्फेक्सिया से होगी, टॉक्सिमिया से होगी, बोथ ऑफ दीज। तो आपने याद रखना है दोनों से हो जाती है। ये क्या होता है, टॉक्सिमिया क्या होता है, जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन डेवलप हो जाता है। तो जब ये टॉक्सिन्स ब्लड में जाते हैं, ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं, तो ये सिस्टमेटिक इलनेस करवाते हैं, जिसको टॉक्सिमिया कहा जाता है। एस्फेक्सिया किसे कहा जाता है, जब हार्ट के अंदर फ्लूइड्स वगैरह एक्यूमुलेट हो जाती है ना, तो हार्ट और लंग्स जो होते हैं फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाते नॉर्मली। तो इससे होते हैं रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस या ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसको एस्फेक्सिया कहा जाता है। तो दोनों काज ऑफ डेथ हो सकते हैं ट्रामाटिक पेरिकार्डाइटिस में, तो ये आपने याद रखना है। ठीक है, ये अगर क्वेश्चन आ जाए तो। इन्फ्लामेशन ऑफ लिम्फ वेजल्स जो होती है उसको कहा क्या कहा जाता है, ये मैंने शायद पढ़ाया भी हुआ है। तो आपने जहन में बिठाना है, लिम्फनजाइटिस उसको कहा जाता है। लिम्फेटिक जो वेजल्स होती है उनकी इन्फ्लामेशन को लिम्फनजाइटिस कहा जाता है। ये आपने याद रखना है। लिम्फ मींस लिम्फेटिक सिस्टम है, जो मींस वेजल्स को कहा जाता है, और आइटस जिसकी आखिर में वो इन्फ्लामेशन होती है। ठीक है, लिम्फेटिक वेजल्स की इन्फ्लामेशन को लिम्फनजाइटिस, और लिम्फ नोड की इन्फ्लामेशन ये भी आपने याद रखना है, लिम्फ एडनाइटिस। ठीक है, लिम्फ एडनाइटिस किससे कहा जाता है, लिम्फ नोड की इन्फ्लामेशन। तो ये दोनों इंटरचेंजेबल हैं, आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, इसलिए ये मैंने बताया। ये आपको जरूर याद रखना है। ठीक है, लिम्फेटिक वेजल्स की बात है, एंजियो वर्ड आपने जहन में बिठाना है, वेजल्स से रिलेटेड है लिम्फ एजनाइटस। ठीक है, ओ सॉरी लिम्फनजाइटस। और लिम्फ नोड, लिम्फ एडनाइटस आपने याद रखना है। अच्छा, ये वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, शायद 2023 में ये भी रिपीट हुआ था एनिमल हस्बेंड्री में।
विच डिजीज इज कास्ड बाय कॉर्नी बैक्टीरियम सीडो ट्यूबरकुलोसिस। तो इसने ये क्वेश्चन को चेंज करके दिया था, पूछा था अल्सरेटिव लिम्फेंजाइटिस किससे होती है। सवाल ऐसे आया था कि काजेटिव एजेंट क्या है अल्सरेटिव लिम्फेंजाइटिस का। लिम्फेंजाइटिस किसको कहा जाता है, ऊपर बताया लिम्फ वेजल्स की इन्फ्लामेशन को। ये उसने दिया था, इसको मोल्ड करके दिया था। इसका क्या होता है काजेटिव एजेंट, कॉर्नी बैक्टीरियम सीडो ट्यूबरकुलोसिस। ये आपने जरूर याद रखना है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। अल्सरेटिव लिम्फेंजाइटिस कॉर्नी बैक्टीरियम सीडो ट्यूबरकुलोसिस से होती है। ये हार्सिस में ज्यादातर देखी जाती है, जिसमें लिम्फेटिक लिम्फ जो वेजल्स होती हैं उसमें इन्फ्लामेशन हो जाती है, नोड्यूल्स वगैरह या एप्सिस की फॉर्मेशन हो जाती है। अल्सरेशन का वर्ड है, मतलब ये पस वगैरह वहां से डिस्चार्ज होती है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। कॉर्नी बैक्टीरियम सीडो ट्यूबरकुलोसिस ये 2023 में लिख देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। अच्छा, 37 पे क्वेश्चन क्या है कि विच टाइप ऑफ एनीमिया अकर्स इन कोबाल्ट डिफिशियंसी। कोबाल्ट की जो डिफिशियंसी होती है उससे कौन सी एनीमिया होती है। माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया, मैक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया, मैक्रोसाइटिक नार्मोक्रोमिक एनीमिया, माइक्रोसाइटिक नार्मोक्रोमिक एनीमिया। तो आपने याद रखना है मैक्रोसाइटिक नार्मोक्रोमिक एनीमिया होती है कोबाल्ट की डिफिशियंसी की वजह से। कोबाल्ट की डिफिशियंसी आए या विटामिन बी 12 की डिफिशियंसी आए, बात एक ही होती है। ठीक है, विटामिन बी 12 या कोबाल्ट की डिफिशियंसी से जो एनीमिया होती है तो वो कौन सी टाइप ऑफ होती है, मैक्रोसाइटिक नार्मोक्रोमिक या सीबीसी वगैरह जब हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो नीचे वो लिखा होता है इस टाइप कौन सी टाइप ऑफ एनीमिया है। तो ये जब विटामिन बी 12 की बॉडी में कमी होती है तो उसकी वजह से जो एनीमिया होती है उसको मैक्रोसाइटिक नार्मोक्रोमिक एनीमिया कहा जाता है। मैक्रो का मतलब होता है जब आरबीसी लार्जर साइज के हो जाते हैं नॉर्मल से। और नार्मोक्रोमिक का क्या मतलब होता है, हेमोग्लोबिन नॉर्मल होती है बस, बट वो नॉर्मल हेमोग्लोबिन होती है आरबीसीज में, कंसंट्रेशन उसकी नॉर्मली रहती है। बट जो आरबीसीज के सेल्स होते हैं वो साइज में बढ़ जाते हैं नॉर्मल से। तो ये जो है ना एनीमिया वगैरह कोबाल या विटामिन बी 12 आपने जेन में बिठाना है। फिर 38 पे क्या है कि विच टाइप ऑफ एनीमिया अकर्स इन आयरन कापर एंड मोलबिडिनियम। ये भी आपने थोड़ा सा एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है तो जहन में बिठाना है आपने। आयरन कापर और मोलबिडिनियम जब भी पूछा जाए किससे होती है, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक, मैक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक, मैक्रोसाइटिक नार्मोक्रोमिक, माइक्रोसाइटिक नार्मोक्रोमिक एनीमिया। तो जहन में बिठाना है माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया से होती है। माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। ठीक है, ये भी आपने ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। तो ये माइक्रो का क्या मतलब होता है, मैक्रो का लार्ज हमने पढ़ा, माइक्रो का होता है स्मॉल। तो जब आरबीसी स्मॉलर साइज में हो जाती है। और हाइपोक्रोमिक एनीमिया का क्या मतलब होता है, जब आरबीसी में हेमोग्लोबिन भी कम होता है। हाइपो का मतलब रिड्यूस होता है। तो आयरन कापर और मोल्बिडिनियम की बॉडी में जब कमी होती है उसकी वजह से माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया होता है। ए ऑप्शन इज द करेक्ट। उसके बाद क्वेश्चन क्या है कि विच टाइप ऑफ एनीमिया अकर्स इन बेबीसियोसिस, एनाप्लाज्मोसिस, बेसलर हेमोग्लोबिन यूरिया, क्योंकि ये भी हेमोग्लोबिन को रिड्यूस करते हैं तो इनकी वजह से भी जाहिर है एनीमिया होती है। कौन सी टाइप ऑफ होती है ये आपने याद रखना है। माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया, मैक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक, मैक्रोसाइटिक नार्मोक्रोमिक, माइक्रोसाइटिक नार्मोक्रोमिक। तो ये भी आपने याद रखना है, ये होती है मैक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया की वजह से होती है। ठीक है, मैक्रोसाइटिक नार्मोक्रोमिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया सॉरी। तो ये आपने से ना बेटा ने कुछ टाइप ऑफ एनीमिया आते हैं कि पेपर में आ सकते हैं, इसलिए इनको डिस्कस किया हमने। फिर देखते हैं क्वेश्चन 47 वाला क्वेश्चन। मैं ऑलरेडी फार्मा में बता चुका हूँ, यहाँ पे भी देख लेते हैं। विच ड्रग सप्रेस बोन मेरो। कौन सी ड्रग जो है वो सप्रेस करती है बोन मेरो को, पेंसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, सल्फा। तो डी ऑप्शन में क्लोरोमा फेनिकाल जो है ये सप्रेस करती है बोन मेरो को। ब्रॉड स्पेक्ट्रम होती है ये, इसके साइड इफेक्ट्स में मैंने आपको बताया था कि ये बोन मेरो को सप्रेस करती है। जब भी बोन मेरो से रिलेटेड ड्रग पूछी जाए तो क्लोरोमा फेनिकाल होगी इसका साइड इफेक्ट है ये, जिसपे
आरबीसीज की प्रोडक्शन को ये इफेक्ट करती है, डब्ल्यूबीसी प्लेटिलेट्स, क्योंकि बोन मेरो बनाता है। तो इससे क्या हो जाएगी, एनीमिया हो जाएगी, ये प्लास्टिक एनीमिया वगैरह। ठीक है, क्लोरोमा फेनिकालिया आपने जेन में मिटाना है। फिर नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन कौन सा है। बस अगर यूरिन में आ जाए, ये छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी है, ये आपको पता होगा। पाई यूरिया उसे कहा जाता है। हेमोग्लोबिन आ जाए, हेमोग्लोबिन इन यूरिया। और हेमाचूरिया, ब्लड इन यूरिया। ग्लाइस यूरिया, ग्लूकोज से रिलेटेड है, ग्लूकोज इन यूरिया। कीटोन यूरिया, कीटोन बॉडी इन यूरिन। ये छोटी छोटी हैं वर्ड्स, आप समझ भी जाएंगे, इन पे डिस्कस इतना नहीं करते। ये क्वेश्चन भी हमने मेडिसिन में डिस्कस किया था। बोआइन पाइलोनेफ्राइटिस का काजेटिव एजेंट क्या होता है, मेडिसिन में बताया था। नेफ्राइटिस वर्ड है किडनी से, किडनी से दूसरा रीनेल वर्ड आपने याद रखना है, ये सारे किडनी से रिलेटेड है। ठीक है। तो ऑप्शन में क्या है, कॉर्नी बैक्टीरियम रीनेल, ये जो है ना ये काज करवाता है बोआइन पाइलोनेफ्राइटिस। ठीक है, ये अब कैटल वगैरह में प्रॉब्लम होती है। तो इसका भी क्वेश्चन पूछा जाए बोआइन पाइलोनेफ्राइटिस, तो आपको पता हो कॉर्नी बैक्टीरियम रीनेल से ही होती है। 79, ये इतना बड़ा नहीं, बट बता देता हूँ। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन इन पाइलोनेफ्राइटिस, ये जो पाइलोनेफ्राइटिस होती है, इसमें यूरिन की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो कितनी होती है, ये आपने याद रखना है, 1.030 से 1.050। ठीक है, ये जस्ट आपको आंसर पता हो, बाकी ऐसा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये क्वेश्चन। पाइलोनेफ्राइटिस में ये ड्रग ऑफ चॉइस भी देख लेते हैं। वेट स्कैन के मुताबिक प्रोकाइन पेनिसिलिन जो है ये दी जाती है, जो है ना पाइलोनेफ्राइटिस। वैसे एमोक्सिलिन भी दी जाती है, बट ये ज्यादातर यहाँ पे बेस्ट आंसर है। स्टार ग्रेजिंग, ये क्वेश्चन भी पढ़ा हुआ है न्यूट्रिशन में शायद। स्टार ग्रेजिंग या पेडलिंग मूवमेंट किसकी साइन होती है, मिल्क फीवर, गिड की, पोलियो एनसेफलोमलेशिया। पोलियो एनसेफलोमलेशिया जो हमने पढ़ा था, या पोलियो एनसेफलोमलेशिया विटामिन B1 की डिफिशियंसी की वजह से बर्ड्स में देखा जाता है। स्टार ग्रेजिंग पोजीशन वहां पे बताया था। ठीक है, तो ये आपने जहन में बिठाना है, ये ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है। ईटिंग ऑफ बोन्स, जो बोन्स ईट करते हैं एनिमल, उनको ओस्टियोफेगिया कहा जाए। ओस्टियो वर्ड बोन से रिलेटेड है। ईटिंग ऑफ इन्फेंट, जो छोटे जो बच्चे होते हैं उनको ईट करते हैं, उनको इन्फेंटो, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इन्फेंटोफेगिया। ठीक है। और ईटिंग ऑफ ओन, अपनी स्पीशीज को खाना, तो उनको कैनाबिलिज्म कंडीशन, ये भी हम पढ़ चुके हैं।
और सेंड वगैरह खाना जो होती है जियो फेक या उसको कहा जाए, बट ये इतने सारे नहीं है क्वेश्चन, ठीक है। एक्सेस ऑफ फीडिंग ऑफ व्हीट ब्रेन रिच इन फास्फोरस टू हार्स, तो कौन सी डिजीज होगी? जब वो व्हीट ब्रेन खाएगा तो उसको बिग गेट डिजीज भी कहा जाता है, मिलर डिजीज भी कहा जाता है, ब्रेन डिजीज भी कहा जाता है। ऑल ऑफ दीज ये आपने याद रखने हैं, ठीक है। तो ये एमसीक्यूज भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। 36 वायरल इंसेफ्लोमेलाइटिस इन हार्स, हार्स में जो वायरल इंसेफ्लाइटिस वायरस होती है वो किससे होती है? एडिनोवायरस, रेप्टोवायरस, अर्बुवायरस, टोगा वायरस। तो आपने याद रखना है वायरल इंसेफ्लोमेलाइटिस ये हार्स में होती है, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड की इन्फ्लामेशन हो जाती है, ये होती है अर्बू वायरस से। ये तो ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू से। और ये किससे होती है? ये मॉस्किटो या टिक्स वगैरह से ये वायरस हो जाती है, ठीक है। अर्बू का मतलब होता है अर्थोपोड बोर्न वायरस से, ठीक है, ब्लड सकिंग इंसेक्ट से होती है। फिर आपने जहन में ये क्वेश्चन भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। माइसोलिन टेबलेट इज अ ड्रग ऑफ फॉर विच डिजीज? स्ट्रेक्नाइन पॉइजनिंग, टेटनस, एपिलेप्सी, ऑल ऑफ दिस। तो ये जो एपिलेप्सी होती है इसके लिए ये टेबलेट्स दिए जाते हैं माइसोलिन। तो ये भी एमसीक्यूज में आ सकता है पेपर में। या इसको पेरीमोडिन भी कहा जाता है, ठीक है। ये ड्रग ऑफ चॉइस होती है या किस डिजीज को ट्रीट करने के लिए होती है एपिलेप्सी। ये ह्यूमंस में भी होती है, ठीक है। स्टार ग्रेजिंग ये ऊपर बता दिया था, पोलियो इंसेफलो मिलेशिया जो होता है या मिलेसिया उससे होती है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये क्वेश्चन 86 और 87 दोनों इंपॉर्टेंट है पेपर के हवाले से। ब्लीडिंग फ्रॉम एयर एंड नोज डोनेट ट्रॉमेटिक इंजरी ऑफ व्हाट? जब ब्लीडिंग एयर और नोज से आती है तो ये इंजरी कहाँ पे होती है? आपने याद रखना है ब्रेन, हेड, स्पाइनल कार्ड। तो ये होती है ब्रेन की इंजरी। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू से ये दो चीजें आपने याद रखनी है, नोज और एयर से जब भी ब्लीडिंग आती है तो ये कहाँ पे जो है ना इंजरी होती है? ये होती है स्कल फ्रैक्चर हो जाता है, मतलब ब्रेन वगैरह में जो है ना इंजरी होती है या कोई ट्रामा होता है इसकी वजह से। नोज से भी ब्लीडिंग आती है और एयर से भी होती है, एपिस्टेक्सिस जिसको हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। और दूसरा एमसीक्यू है ब्लीडिंग फ्रॉम एयर एंड एयर डोनेट जो है ना ट्रॉमेटिक इंजरी ऑफ व्हाट? जब ब्लड आई से और एयर से आता है तो ये कहाँ पे जो है ना इंजरी होती है? ये आपने जहन में बिठाना है, हेड रीजन में होती है। हेड में जब भी कोई ट्रॉमा होता है या फ्रैक्चर होता है या इंजरी होती है तो ब्लड वेसल्स डैमेज होती हैं, तो यहाँ से एयर से जो है ना ब्लीडिंग आती है और आई से आती है, ये आपने याद रखना है। ये दोनों इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं 86 और 87। फिर हमारे पास एमसीक्यू से
अच्छा 14.6 ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है 2018 में, सेम कॉपी पेस्ट हुआ था। ये भी बता देता हूँ, ये मैंने दिखाया भी है। इन्फ्लामेशन ऑफ ओरल म्यूकोसा इज आल्सो नोन एज कॉल्ड। ओरल म्यूकोसा में जो इन्फ्लामेशन होती है, तो उसको क्या कहा जाता है? ग्लोसाइटस, पेलाइटस, गिंगवाइटस, स्टमटाइटस। तो आपको पता है ओरल म्यूकोसा का जब भी बात है स्टमटाइटस आपने याद रखना है। ठीक है, स्टमटाइटस इन्फ्लामेशन किसको कहा जाता है? जो है ना, ओरल म्यूकोसा को कहा जाता है, ये आपने याद रखना है। होल माउथ कंडीशन या सिंपली जिसको कहा जाता है। अच्छा, और टंग वगैरह की इन्फ्लामेशन को क्या कहा जाता है? ग्लोसाइटस, पेलाइटस, किंगवाइटस, स्टमटाइटस। तो आपने याद रखना है, जब टंग में इन्फ्लामेशन होती है उसको ग्लोसाइटस कहा जाता है। ये मैंने ऑलरेडी बताए हुए हैं, बट आपने याद रखना है। और पेलाइटस किसे कहा जाता है? जो रूफ पेलेट होती है माउथ में, उसकी इन्फ्लामेशन अगर पूछी जाए तो उसको पेलाइटस कहा जाता है। तो ये आपने याद रखना है। और गिंगवाइटस, ये नीचे एमसीक्यूज भी है, जर्म्स वगैरह जो होते हैं इनकी इन्फ्लामेशन को क्या कहा जाता है? गिंगवाइटस कहा जाता है, ये आपने याद रखना है। तो ये कुछ इन्फ्लामेशन थी, मैंने पैथो में पढ़ाई हुई है ऑलरेडी, बट जो है ना आपको यहाँ पे भी बता दिया। अच्छा 43 पे क्वेश्चन कौन सा? इन्फ्लामेशन ऑफ पेरोटेड ग्लैंड इज आल्सो नोन इसका। पेरोटेड ग्लैंड की इन्फ्लामेशन को क्या कहा जाता है? पेरोटिडाइटिस, पेरोटाइटिस, स्लेवराइटिस, लेक्रीमाइलाइटिस। तो आपने याद, पेरोटेड ग्लैंड ये लार्जेस्ट सिलेवरी ग्लैंड होता है, ठीक है। इसकी इन्फ्लामेशन को पेरोटाइटिस कहा जाता है। यह भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है पेपर के हवाले से, आपको कंफ्यूज कर सकता है। पेरोटेड ग्लैंड एयर रीजन में होता है, जहाँ या चीक वाले जो एरियाज होते हैं इनको पेरोटेड ग्लैंड, ये स्लेवरी ग्लैंड में आता है। तो इसको पेरोटाइटस कहा जाता है, ये आपने याद रखना है। तो वहां पे सोइलिंग वगैरह हो जाती है या च्युइंग करने में डिफिकल्टी होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 48 पे चोक जो होता है वो फेरेंजाइटिस की वजह से होता है, टोन्सिलाइटिस, इसोफेगाइटिस, इसोफेगल ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से होता है। तो आपने याद रखना है, जो चोक होता है एनिमल में किसे कहा जाता है? मतलब इसोफेगस की ब्लॉकेज हो जाती है, इससे उसको चोक कहा जाता है। चोक का मतलब है किसी चीज का रुक जाना, स्टॉप हो जाना अचानक से। तो इसोफेगस में क्या हो जाती है? जब फॉरेन बॉडी आ जाती है या स्टक हो जाती है कोई चीज, तो उससे ब्लॉकेज हो जाती है इसोफेगस की, और ये होता है चोक इसोफेगल ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से। तो इसोफेगस में कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, कोई फॉरेन बॉडी आ जाती है, स्टक हो जाती है, जिस कंडीशन को चोक कहा जाता है। तो जो है ना, इसमें स्वालो करने में डिफिकल्टी होती है, सलाइवा ड्रूल करता है ज्यादा, रिग्रूगरीटेशन होती है फीड में, एंजाइटी भी होती है, ठीक है। और दूसरा यहाँ से आपने एमसीक्यू याद रखना है, चोक की वजह से मतलब डेथ हो जाए ना इससे एनिमल की, चोक की वजह से, तो वो किसकी वजह से होगी? इसोफेगल ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से तो चोक होता है। बट अगर डेथ पूछी जाए, जैसे हमने पढ़ा ट्रॉमेटिक पेरिकार्डाइटिस में टॉक्सिमिया और एसिफेक्सिया की वजह से डेथ होती है, चोक में एनिमल की अगर डेथ हो गई चोक की वजह से, तो ये होगी किसकी वजह से? तो ये होती है, क्या कहते हैं, लंग्स वगैरह में इन्फेक्शन हो जाता है, या उसमें सलाइवा वगैरह फीड में आ जाता है, तो नमूनिया की वजह से, या इसको हम ब्लोट भी कह सकते हैं, ठीक है। क्योंकि वहां से गैसेस वगैरह रिलीज नहीं होती हैं। ब्लोट सिंपली आप समझ लें, जो हम पढ़ भी चुके हैं, रिमिनल टेम्पनी। तो चोक में अगर पूछा जाए कि चोक में डेथ एनिमल की किसकी वजह से होती है, ब्लोटिंग की वजह से होती है, ठीक है। तो वहां से एयरवे वगैरह पास नहीं हो पाती हैं, ब्रीथिंग में डिफिकल्टी होती है, सफोकेशन हो जाती है, जाहिर सी बात है। इसोफेगस में अगर कोई चीज स्टक हो जाती है तो सफोकेशन होगी। और ब्लोटिंग कंडीशन भी क्या होती है? जिसमें गैसेस वगैरह रिलीज नहीं हो पाती है। एस्फेक्सिया कंडीशन है, बट ब्लोट वाला ऑप्शन आपने जहन में बिठाना। अच्छा ये भी देख लें 50 क्वेश्चन कौन सा है कि इन विच टाइप ऑफ एनिमल ड्राई ग्रेन इज मेन काज ऑफ चोक। के चोक का काज जो ड्राई ग्रेन्स की वजह से चोक हो जाता है, कौन से एनिमल्स में? तो वो हो जाता है, आपने जहन में बैठाना है, हॉर्सेस में। हॉर्सेस को अगर ज्यादातर ड्राई ग्रेन्स जो है ना फीडिंग में दिए जाएंगे, तो उसमें इसोफेगल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, ठीक।
तो वो सही तरीके से चूइंग नहीं कर पाता ड्राई ग्रेन्स को। तो वो इसोफेगस में चले जाते हैं और वहां से प्रॉपर जो है ना ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, जिसको चोक कहा जाता है। तो अगर पूछा जाए कौन से एनिमल में ड्राई ग्रेन्स इज द मेन काज ऑफ चोक, तो वो हॉर्स, आपने जहन बिठाना है। ठीक है। 69 क्या है? ग्रेजिंग ऑन वेरी सेकुलेंट या ग्रीन ग्रास एंड लेग्यूमिनस प्लांट लीड्स टू सिंपल इंडाइजेशन, रुमिनल एसिडोसिस, ब्लॉट या टेफनाइटस, रुमिनल अल्कलोसिस। आपने याद रखना है ये किस में होती है, ब्लोट या टेफनाइटस, जो ऊपर भी मैंने बताया था। इसमें जो लश ग्रीन ग्रासेस वगैरह होते हैं, या जो लेग्यूमिनस प्लांट्स एनिमल ज्यादा खाएगा, जिसमें अल्फाल्फा लूसर्न वगैरह आ जाता है। तो इससे क्या होती है, एक्सेस प्रोडक्शन होती है गैसेस की, फर्मेंटेशन ज्यादा होती है। तो वो स्टेबल नहीं हो पाती ह्यूमन में, तो वो बाहर नहीं निकल पाती, जिससे एनिमल डिस एब्डोमेन जो है वो डिस्टेंड हो जाता है, जिसको ब्लोटिंग कंडीशन कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी जहन में बिठाना है आपने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसके, ये भी हमने वहां पे पढ़ा हुआ था। ओवर प्रोडक्शन ऑफ गैसेस इज काज ऑफ व्हिच टाइम्फनी? प्राइमरी टाइम्फनी होता है, सेकेंडरी ये ब्लोटिंग या टाइम्फनी जिसको कहा जाते हैं, बोथ ऑफ दीज। तो ओवर प्रोडक्शन ऑफ गैसेस जो बनती है वो बनती है प्राइमरी टाइम्फनी में। ठीक है। ओवर प्रोडक्शन ऑफ गैस ड्यूरिंग फर्मेंटेशन, ट्रैप हो जाती हैं गैसेस, वो इरेक्ट नहीं हो पाती, ये प्राइमरी टेम्पनी को कहा जाता है। सेकेंडरी टेम्पनी किसे कहा जाता है? गैस नॉर्मली प्रोड्यूस होती है, बट वो फिजिकली ब्लॉकेज हो जाती है। ठीक है। बट वो स्केप नहीं हो पाती ड्यू टू फिजिकल ब्लॉकेज की वजह से, तो उसको सेकेंडरी टेम्पनी कहा जाता है। शायद नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही है। मतलब इसोफेगल ऑब्स्ट्रक्शन जैसे हमने पढ़ा था चोक वगैरह में, मैं बताया था ना, रिमिनल टेम्पनी की वजह से डेथ हो जाती है, ब्लोटिंग की वजह से। ये सेकेंडरी टेम्पनी होता है, जिसमें ह्यूमन पैरालिसिस हो जाता है। फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन और बेल्चिंग इज द काज ऑफ प्राइमरी टेम्पनी, सेकेंडरी। तो फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन की जब भी बात आए सेकेंडरी टेम्पनी, और ओवर प्रोडक्शन ऑफ गैसेस की बात है प्राइमरी टेम्पनी। आपने ये जहन में जरूर बिठाना है। गैस नॉर्मली सेकेंडरी टेम्पनी में प्रोड्यूस होती है, बट वो एक्सपेल नहीं हो पाती, जिसको बेल्चिंग कहा जाता है। ठीक है। तो वो चोक की वजह से हो सकती है, कोई फॉरेन बॉडी उसमें ट्यूमर हो गया, इसकी वजह से ये ह्यूमन पैरालिसिस हो जाती है। किकिंग ऑन बेली इज द पेन सिम्टम ऑफ विच एनिमल? कि बेली पे कुछ एनिमल्स किक करते हैं, तो ये कौन से एनिमल्स की सिम्टम होता है? केनाइन का, हॉर्सेस का, बोथ एंड बी रुमिनेट का। तो आपने याद रखना है, ये रूमिनेट्स की इंपॉर्टेंट साइन होती है, जिसमें जितने भी रूमिनेट्स एनिमल्स आते हैं, जब भी उनको एब्डोमिनल पेन, ब्लॉटिंग या कोलिक वगैरह की साइंस होती हैं, तो वो एब्डोमेन को किक करती हैं या बेली वाले रीजन को किक करती हैं, पाँव मारती है वहां पे। ठीक है, रेस्टलेस हो जाती है। तो यहाँ वो फ्लैंक रीजन को लुक करेंगी, तो कुकिंग एंड किकिंग ऑन बेली इज द पेन सिम्टम ऑफ रूमिनेट, ये रूमिनेट में ज्यादा देखा जाता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। और जो है रूलिंग ऑन ग्राउंड इज द पेन सिम्टम ऑफ, जो एनिमल ग्राउंड पे रूलिंग करते हैं, ये केनाइन और हॉर्सेस दोनों में देखा जाता है। ठीक है, ये आपने जहन में बिठाना है। केनाइन और हॉर्सेस का पेन सिम्टम कौन सा होता है? रूलिंग ऑन ग्राउंड। और किकिंग ऑन बेल इज द पेन सिम्टम ऑफ रूमिनेट, ये आपने जहन में बिठाना है। तो यहाँ तक की क्वेश्चन करते हैं। बाकी इंशाल्लाह ये एक दो दिन में कंप्लीट करेंगे। मेडिसिन वाला पोर्शन थोड़ा सा रहता है, 1800 के करीब क्वेश्चन हैं जो हमारे इंपॉर्टेंट हैं, जस्ट हम वो कर रहे हैं। तो ये कितने पेजेस रहते हैं? हाँ, कल इंशाल्लाह या परसों इसको खत्म करेंगे, फिर हम रिप्रोडक्शन, जो इसमें मौजूद है एनिमल रिप्रोडक्शन या गायनाकोलॉजी जिसको कहा जाता है, उसको शुरू करेंगे। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें।